नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर तेलंगाना में क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है, हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील कौशिक से। अब मैं राजलक्ष्मी जी आपके पास आ रहा हूं। राजलक्ष्मी जी, कैसे देख रही हैं आप क्या कह रही थी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ रही है, क्या देख रही हैं आप, कैसे लग रहा है आपको? जी, ऐसा है कि देखिए बीआरएस जो तो पहले जो बीआरएस था और अभी जो टीआरएस है। नहीं, अभी तो पहले टीआरएस था, अब बीआरएस है। मैं आप करेक्ट कर रहा हूँ। जी, पहले और योगेश टीआरएस। सोनी जी भी हाँ जुड़ गए हैं। जी, आपका बहुत स्वागत है योगेश जी। जी जी, पहले टीआरएस था और अभी जो बीआरएस है जी। वो तेलंगाना में वो फॉर्मेशन के टाइम से आज तक वो सत्ता में ही है। हाँ। और कांग्रेस लेकिन उससे पहले जब तेलंगाना बनने से पहले आंध्र बहुत प्रदेश। वर्षों तक कांग्रेस ही रही। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में और जी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को तेलुगु देशम पार्टी और ये जो बाद में जो टीआरएस आई, जी। ये इन्होंने उनको कर दिया बाहर। अभी उन्होंने देखिए जब इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उस वक्त वो तेलंगाना की एमपी थी। और आप सोचिए कि उसके बाद कांग्रेस ने वो सीट तो वापस कभी दिया ही नहीं। और वो आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आज वहां पर फिर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जा पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं। और रही बात भाजपा की, तो वो तो ऐसा है कि उनको जितना भी मिलेगा उनको प्लस ही है। अभी उन्होंने पिछले जितना मिलेगा उतना उनको प्लस है। ठीक है, प्लस योगेश सोनी जी से ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं। एक सीट से लेकर, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। योगेश सोनी जी, बीजेपी को जितना मिलेगा उतना सरप्लस है, कह रही है जोशी जी। देखिए, ये तो चीजें समीकरणों के आधार पर तय करती है, क्योंकि यहाँ पर एक इस राज्य में आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर मौजूदा सरकार के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ना वो उसके साथ अपने आप को बताते हैं, ना उसके अलग अपने आप को बताते हैं। लेकिन मामला जब तक हम जैसे कयास पर है, जैसे हम 10,000 सैंपल्स हमने वहाँ पे काम भी किया है, तो वहाँ पे समझ नहीं आता। और आश्चर्य की बात ये कि मात्र 119 सीटों पे हम 2290 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मुझे इस बात का ये लगा कि जहाँ 200 विधानसभा की सीट जो राज्य होता है वहां पर बहुत दिलचस्प आंकड़ा है आपके पास। तो यहाँ पर मुझे जो सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात लगी कि जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जितने भी वहाँ पे पार्टियां चुनाव लड़ रही है, उसके कार्यकर्ता ही एक अलग अपना निर्दलीय वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इतने सारे वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, इससे कहीं ना कहीं वोटों प्रतिशत बहुत हद तक खराब होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हर कोई कारगर सिद्ध नहीं होता, लेकिन किसी की मुट्ठी में अगर जो चुनाव लड़ता है वो इतना हल्का भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद यदि ऐसे मान के चलिए कि अगर 100 वोट भी हैं, तो वो 100 वोट उस विधानसभा को बड़ा प्रभावित करते हैं। क्योंकि वहां पर जो अभी समीकरण कुछ समय पहले तक देख रहे थे, तो हमें करीब ऐसा लगा था कि करीब यहाँ पे 700 750 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक आंकड़ा 2290 पहुंच जाता है, जो हमें बेहद आश्चर्यचकित करता है। और हम ये देखते हैं कि वहां पर जिस तरीके से माहौल बना और अंतिम समय पे, बिल्कुल आखिरी समय पे जिस तरीके से वहां पर आवेदन आए, इस तरीके यहाँ से इस वजह से काफी समीकरण यहाँ के प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि जो आंतरिक कलह है वो देखिए हर पार्टी में होती है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। और अंतिम समय में बागियों की जो सूची है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो बागियों की सूची ने ये तो तय करा कि वहां पर कुछ ठीक नहीं चल रहा, या जो मौजूदा पार्टी है या जो अन्य पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी, वो अपने जो नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सार्थक बनाने में या अपने और लेने में या अपनी ओर आकर्षित करने में या अपनी ओर मनाने में या अपनी ओर रुझाने में वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाई। और इसका हम परिणाम देख भी रहे हैं। इसका जब इस तरीके से जब चुनाव लड़ते हैं, एक सीट पे अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको 10 प्रत्याशी भी मिले जिसमें 3-4 का तो अपना सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ते हैं, लेकिन 5 प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्टफुल होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम आपके पास लौटेंगे। हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो आकाश अग्रवाल लगातार बने हुए। आकाश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि अब तो समय लगभग आधा हो चुका है, 1:30 बजने को है। और तैयारियां भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी भी तमाम पार्टियां होती हैं वो टर्न अप कराने के लिए मेहनत करती हैं। आज चाहती हैं कि वो जो भी लोग घर पे बैठे हुए हैं वो बाहर निकले, वोट करें। और इसीलिए बार बार न्यूज इंडिया भी ये कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो क्या लग रहा है आपको, जो क्यों है? देखिए, हम जो विजुअल दिखा रहे हैं वो लगातार बड़े बड़े सेलिब्रिटी का दिखा रहे हैं। सेलिब्रिटी इसलिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जरा सोचिए, तेलंगाना की आवाम से ये हम कहना चाहेंगे कि जब ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो लोग अपने अहम काम को छोड़कर पहले वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तमाम तेलंगाना के आवाम की भी है कि वो भी घरों से बाहर निकले, वोट करें
और वोट पहले करे उसके बाद किसी काम में जाए, पहले मतदान फिर जलपान, बार बार ये कर रहा है न्यूज इंडिया आह्वान। जी प्रकाश, ठीक है, हम आकाश के बाद दोबारा लौटेंगे क्योंकि आकाश के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, आकाश से बात नहीं हो पा रही है। खेमचंद जी आपके पास लौट रहा हूं। खेमचंद जी, बात सभी लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? खेमचंद जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही है, जी आवाज आ रही है। बिल्कुल खेमचंद जी, सभी लोग ये कह रहे हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी वहां उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, वो वोटिंग परसेंटेज में गेन करने के लिए चुनाव लड़ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। पहले कांग्रेस ने वहां पे खूब लूट की, उसके बाद बीआरएस वहां पे लूट कर रही है और दोनों ने वहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई, अपने परिवार को उन्होंने भरा और परिवार को समृद्ध किया, लेकिन लोगों का कोई विकास नहीं किया। आज भी वहां पे छोटे छोटे गांव हैं, बारिश होती है तो उनके खेतों में पैदा हो जाती है, नहीं तो नहीं होती। तो पीएम किसान उनको मदद कर रहा है, सीधा सीधा मोदी जी की जो योजना है वो उनको मदद कर रही है। घर घर में टॉयलेट बनाने का काम मोदी जी ने किया है, पहले खुले में सूक्ष्म माता बहनें करती थी, बहनों को रिजर्वेशन देने का काम मोदी जी ने किया है। और मुस्लिम है वहां पे, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए तो ट्रिपल तलाक हटा के तो बहुत बड़ा काम जो मोदी जी ने किया, उसका भी फायदा हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। खेमचंद जी, बड़ा इंटरेस्टेड फैक्ट एक बताया डॉक्टर सुनील कौशिक ने। उन्होंने कहा कि इकलौती बीजेपी वहां पार्टी ऐसी है जिसके सांसद ज्यादा हैं और विधायक कम है, और चुनाव जो हो रहा है वो विधायकी का हो रहा है, न कि सांसदी का हो रहा है। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। डॉक्टर सुनील कौशिक ने यह बताया मुझे। नहीं, ये सुनील जी ने बताई, हमें भी पता है। अच्छा, आपको पता है? और तो फिर आप बताइए, उसे प्रकाश डालिए। तो इसका मतलब तो हमारे लिए पॉजिटिव है ना। हम नहीं, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। ये बात आप जरा सोचिए कि विधानसभा चुनाव में आपका एक विधायक जीतता है, लोकसभा चुनाव में आपके कई सांसद जीतते हैं, और फिर आप जो चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, आप जिस योजनाओं की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए आपको याद दिलाया कि आप जिन परियोजनाओं की बात कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा जारी हुई है। तो आप ये समझिए कि आपकी स्टेट यूनिट क्या कर रही है, उसकी बात जाननी चाहिए। नहीं, स्टेट यूनिट काम कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है। स्टेट यूनिट ने बीआरएस के खिलाफ बहुत बड़ा वहां पे प्रदर्शन किया है, बहुत बड़ा उनके खिलाफ एक माहौल बनाया है, और बीआरएस हर फ्रंट पे फेल हुई है, उसको हमने एक्सपोज किया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम हमारे लिए पॉजिटिव है कि पहले विधानसभा इलेक्शन होता तो है, बाकी विधानसभा लोग क्यों इलेक्शन कह में रहे हमारी हैं? बिल्कुल, अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। खेमचंद जी, आप भी जानिए, तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग जारी है, और अभी के वोटिंग प्रतिशत को आपको बता दें कि 1 बजे तक 36.68% मतदान हो चुका है। मतलब साफ है कि जिसकी बात हम कर रहे थे वो साफ होता नजर आ रहा है। मतदान प्रतिशत आपके सामने है 36.68%। मतलब साफ है कि 1 बजे तक, जबकि आप कह सकते हैं कि आधा वक्त बीत चुका है, और 36.68% वोट कोई बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है। इस पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, कितना देखते हैं और किस तरीके से इसको लेते हैं आप? नहीं, देखो आसिफ जी, अभी 4 राज्यों को चुनाव होकर चुके हैं। बिल्कुल। और लगभग 1 बजे के आसपास सारे राज्यों ने 40% क्रॉस किया है। निश्चित थोड़ा सा तौर पे। मुझे लगता है कि वोटिंग धीमी है, लेकिन फिर भी तेलंगाना की अपेक्षा की जाए तो 36% के आसपास वोटिंग अभी जो पड़ा है 1 बजे तक, या 2018 की हम बात करेंगे तो ये 32% था। तो अच्छा। लगभग आप मानिए कि 1 बजे तक 4% लोगों ने ज्यादा वोट की तब तो अच्छी बात है। 2018 की अपेक्षा। अच्छी बात है फिर। तो ये अच्छी बात है हाँ। कि वोट प्रतिशत अच्छा जा रहा है। लेकिन वोट परसेंट बढ़ा भी तो है 5 साल में। हाँ, वोट प्रतिशत बढ़ा तो होगा, वोटर भी तो बढ़े हैं। नहीं, वोटर भी बढ़े होंगे, लेकिन परसेंटेज की हम बात कर रहे जी, हैं। जी, वोट जी। प्रतिशत जी, बढ़ा जी। है। 2018 में यदि हम बात करेंगे तो 32% तक था ना, जी। 1 बजे तक, या 36% से ऊपर पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर से कहेंगे चुनाव आयोग की कार्यशैली रहा हो, या जी। जिस तरीके से वहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया हो, ठीक है। या जो यूथ निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खेमचंद जी कह रहे थे हाँ। कि 2018 में जब चुनाव होते हैं, हाँ हाँ, 2018 के बाद लोकसभा का चुनाव था, बेशक। तो 2018 में जरूर इनको एक एमएलए मिला। हाँ। लेकिन 2019 में 1 साल बाद चुनाव होता है तो हाँ। इनको 4 सांसद वहां से मिलते मिलते हैं। हैं। और 2014 में हम बात करें तो जहां बीजेपी को 10% के आसपास वोट मिला था, 10% मतलब 10.46, जी जी जी,
ठीक है कि नहीं? जी, तो जी। वही 2019 में जाकर के 20% के आसपास वोटिंग हो गया, बहुत तो बढ़िया। लगभग इन्होंने 10% गेन किया। अब उसका क्या लगता है कि वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, क्योंकि बिना एक एमएलए से आप 4 सांसद पे आए, उसके बाद चुनाव हो रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए है, मैं कह रहा था कि बीजेपी तीसरे नंबर पे क्यों है, कि तमाम राज्यों में अभी चुनाव होते हैं, जब सत्ता का संघर्ष होता है, जब लगता है कि मिनिमम गैप रहेगा जीतने हारने में, उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत होती है। बिल्कुल। तो जो वहां हो रहा है कांग्रेस और बीआरएस के कार्यकर्ताओं के बीच जो भिड़ंत हो रही है, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीआरएस के बीच ही वहां सीधा का सीधा तो मुकाबला। रत्नाकर जी इतना शांत क्यों है? आप भिड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप भिड़ क्यों नहीं रहे हैं? सुनील जी कह रहे हैं कि आप भिड़ क्यों नहीं रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भिड़ंत आपके और बीआरएस के बीच है, तो आप इतना शांत कैसे दिख रहे हैं? खेमचंद जी इतना कैसे बोल ले रहे हैं? नहीं, भिड़ना जो है वो हमें लोकतंत्र के माध्यम से, बिल्कुल, बिल्कुल। वोट के माध्यम से हमें भिड़ना है। बेशक। वोट से अपना दिखाना है कि हम कितना ताकतवर हैं। जी, और जी, जनता जी। का जो है 4% बढ़ रही है, ये बता रहे हैं डॉक्टर सुनील कौशिक कि 4% पिछले बार की अपेक्षा 4% वोटिंग परसेंट बढ़ी है। तो ये आप लोग के लिए सुखद है या आप लोग के लिए परेशानी का सबब? बिल्कुल सुखद है। जो नए वोटर हैं वो बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लेते हैं, और नए वोटर जो है वो मैक्सिमम वोटिंग करते हैं आसिफ भाई जी। और नए वोटर अब बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। जो पिछले कई सालों से तेलंगाना में जो बीआरएस की सरकार है, जी। जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी तरह से, जी। जो फार्म हाउस से जो सरकार चलती थी, और नई युवा पीढ़ी वो देख रही है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, और युवाओं का खास तौर से उसका कोई ध्यान नहीं जाता है, ना रोजगार के प्रति ध्यान जाता है, न उच्च शिक्षा में कोई ऐसा कदम जो सरकार का दिखता है जिससे कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके, या युवा जो है उच्च शिक्षा हासिल कर सके। तो कहीं ना कहीं युवा जो है बदलाव के लिए वोट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। और रही बात, देखिए एक चीज बहुत तेजी से तेलंगाना में एक नारा बहुत तेजी से आसिफ भाई, मेरी बात कंप्लीट आऊंगा आपके पास आऊंगा खेमचंद जी, इसीलिए तो रत्नाकर जी सवाल ले रहा हूं कि आपके पास ही आना है, क्योंकि रत्नाकर जी और आपका जो रिश्ता है वो ये क्या कहलाता है वाली है। रत्नाकर जी सवाल करेंगे, जवाब आपसे ही मांगूंगा। बिल्कुल आसिफ भाई, देखिए मैं एक तेलंगाना में एक जो है नारा बहुत तेजी से गूंज रहा है चारों तरफ। जी जी। मोदी जी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, जी जी। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मेरा ताप ऐसा कि भ्रष्टाचारी कोई बच नहीं सकता है। हाँ, तो ये बात तो है। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, सुनील जी रुक जाइए, ये बीजेपी से सवाल है, आपसे नहीं। आप बीजेपी की तरफ से मत सवाल कीजिए, आप बीजेपी की तरफ से जवाब मत दीजिए सुनील जी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और आप देखिए आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो आपको तमाम बातें समझनी और सुननी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिए। मुझे खेमचंद जी से सवाल ले लेने दीजिए, फिर आपके पास लौटूंगा, वरना आप पर ये लग जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर रत्नाकर जी तुरंत कह देंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। इसलिए खेमचंद जी से पूछ लेने दीजिए। खेमचंद जी जवाब दे दीजिए। मैं पूरा कर लेता हाँ, हूँ। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, फिर खेमचंद जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। जी। प्रश्न मेरा ये है कि ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा ताप ऐसा कि मैं सबको जो है कोई बच नहीं सकता। बेशक बेशक कहते हैं। तो ये क्यों नहीं? अब ईडी और सीबीआई की जांच देख लीजिए, केंद्रीय एजेंसियों का जो जांच हुआ है, और 95% से ज्यादा जो है ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की रेड हुई है। तो ये क्यों नहीं जो भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री जी लगाते हैं तेलंगाना में, जाकर कहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है, एक भी भ्रष्टाचार का आप ईडी की जांच क्यों नहीं कराए भाई? ठीक है, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, रत्नाकर जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जवाब लेने के बाद हमारे आकाश अग्रवाल भी जुड़ गए, मैं उनके पास भी जाऊंगा, एक जवाब ले लीजिए। मोदी जी के ठीक है, ये दो और केसीआर, बस तो ये सवाल का जवाब ले लेते हैं। खेमचंद जी सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आकाश के पास जाऊंगा। देखिए, ये ओवैसी की बात करते हैं, हाँ, ये केसीआर की बात करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इनके साथ जुगलबंदी कौन करता है? कांग्रेस करती है, इनका इंडी गठबंधन करता है, और ओवैसी और ओवैसी जैसे और कट्टरपंथी। नहीं खेमचंद जी, मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में वो नहीं है, वो दोनों पार्टियां नहीं है। आप मेरे को करेक्ट मत करिए, मेरे को कंप्लीट करने नहीं, मैं करेक्ट नहीं, मैं खेमचंद जी, मैं सिर्फ रत्नाकर जी को करेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में ये दोनों पार्टियां नहीं है। मेरे को भी आप करेक्ट मत करिए प्लीज, मेरे को अपना व्यू रखने दीजिए। नहीं, आप रखिए, मैं आपको सिर्फ मैं सही कर रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में दोनों पार्टियां नहीं है, बस इतना बता रहा हूं मैं आपको।
आप कहिए। आसिफ भाई, पिछले 6 महीने में जी बॉस। आप देखेंगे कि बीआरएस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, पूरी तरीके से ओपन तरीके से खड़ी है। ठीक है। और इनका इंडी गठबंधन बनता है और बीआरएस के जितने भी दोस्त हैं वो इंडी गठबंधन में है। हाँ, ये सही है आपका, ये एकदम सही है कि उनके जितने जितना दोस्त हैं वो ये सब इंडिया गठबंधन में है, बिल्कुल। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तय था ठीक है। कि बीआरएस जो है इंडी गठबंधन का पार्ट है। ठीक है। दूसरा ओबीसी, और ओबीसी से भी ज्यादा कट्टरपंथी, जितने भी कट्टरपंथी हैं वो कांग्रेस के पार्ट है, चाहे वो बंगाल हो या केरल हो। और ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, अरे भारतीय जनता पार्टी का ना कैडर ओबीसी को पसंद करता है, ना ओबीसी का कैडर भारतीय जनता पार्टी के कैडर के साथ बैठ सकता है। और हमारी तो वहां पे नेक टू नेक फाइट है। और जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी है जिसने ओबीसी को वहां पे टक्कर दी और ओबीसी को वहां पे उनको बहुत बुरा परफॉर्मेंस वहां पे मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे किया। बेशक। तो भारतीय जनता पार्टी आज अल्टरनेटिव है। लोग जानते हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव दे सकता है, अच्छा अल्टरनेटिव दे सकता है, गुड गवर्नेंस दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है। है। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं। और ठीक है। हैदराबाद के आसपास जितना भी एरिया है, जी। आप कहते हैं कि वहां पे ओबीसी का कब्जा है, तो ओबीसी से कौन लड़ रहा है? क्या कांग्रेस लड़ रही है? नहीं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक बीआरएस और ओबीसी से लड़ रही है। बाकी जो एरिया है वहां पे बीआरएस से भारतीय जनता पार्टी ठीक है। मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हवा में है। कांग्रेस ने तेलंगाना का ख्याल कभी नहीं रखा, इग्नोर किया। ठीक है। इन्होंने तेलंगाना की जो जनता है, क्योंकि वह त्रिलिंगम प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है। लिंग वहां पे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ खेमचंद जी। आकाश अग्रवाल हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो लगातार मौजूद हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि वहां टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है, इसलिए सबसे पहले उनके पास चले जाते हैं। आकाश, वहां कैसे देख रहे हैं आप? 1 बज चुके हैं, एक बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है, वो 36.68% है। अभी आप क्या देख रहे हैं? कितनी बड़ी बड़ी क्यू है, कितना लाइन लगा है, किस तरीके से लोगों के रुझान आ रहे हैं? आकाश, मैं बताना चाहूंगा कि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट जब पिछले 5 साल पहले जब यहाँ इलेक्शन हुए थे, यहाँ पर काफी कम परसेंटेज वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार काफी ज्यादा परसेंटेज में वोटिंग हो रही है। और हम देख सकते हैं कि अगर जब तक 6 बजेंगे, 6 बजे तक यहाँ पर 70 से 72% वोटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। और जब हम यहाँ से लाइव कर रहे थे तो कुछ शख्स हमारे पास में आए, उसमें से एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि इनके पास में आज वोटिंग राइट छीन लिया गया है, इनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो हम इनसे बात करेंगे, बताएंगे कि क्या है। बात कीजिए सर। आप बताइए, आपका नाम क्या है? संतोष पाटिल। आप क्या जब वोट डालने गए थे तो आपका नाम वहाँ क्यों नहीं था? हाँ, वही क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। बूथ पे जाने से एक से दूसरे बूथ पे, दूसरे से तीसरे बूथ पे भेजा जा रहा है। कोई चीज का कंफर्मेशन नहीं है, कोई चीज का क्लैरिटी नहीं है। इवन मेरे पेरेंट्स का भी इसमें नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। और मैं वहाँ पे काफी लोगों को देख चुका हूँ, वहाँ पे कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं बता रहा है। तो जैसे कि हमको भी 5 साल में एक बार मिलता है सरकार चुनने का मौका, अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद में? बस वही जानना है कि हमको हमारी क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, हम किसको पूछे? हमारा वोटर लिस्ट में जब नाम नहीं बता रहा है, हमसे उससे भी हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो हम आके पूछे तो किसको पूछे? आपके साथ में वहाँ कई लोग मौजूद थे जिनका नाम नहीं था, तो उन लोगों का क्या कहना है? सब लोग परेशान है इस चीज को लेके कि करे तो क्या करे, किसको पूछे? तो सब लोग अपना अपना रास्ता लेके घर पहुंच जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है आकाश, और इस पर आप बने रहिए, लगातार और खबरें इकट्ठा कीजिए, और जहां जहां जानकारी मिल रही है चुनाव आयोग को आप भी फोन करिए, आप भी जानकारी दीजिए और बताइए कि आखिर किस बूथ पर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सीधे आ रहा हूं अभी डॉक्टर योगेश सोनी जी के पास। योगेश जी, आपने देखा कितना गंभीर मसला है ये। अगर किसी के मत का अधिकार छीन लिया जाए, वो कितनी गंभीर बात है, कैसे देखते हैं आप इसको? भैया तो भाई, ये मामला क्या है कि ये हमारे तंत्र का फेलियर है। जैसा कि उन्होंने भावनात्मक बात कही जो वोटर्स थे कि 5 साल में एक बार उनको चुनाव जो है वोट डालने का मौका मिलता है, अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है, वो उससे वंचित रह जाए, तो वो जो कसक और कुंठा है वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को, वोटर्स को, देश के एक जिम्मेदार नागरिक को विचलित करती है। तो परेशानी का सबब है यहाँ पर जो सिस्टम है, जो तंत्र है, या यहाँ पर जो भी एजेंसियां लगी होती हैं जिनको ये काम करना होता है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी को प्राइवेट ठेके भी दिए जाते हैं कि आप वोटर्स को देखिए, किसी का वोट ना छूट जाए। बावजूद इसके यहाँ पर ऐसा होना बड़ा चिंता का विषय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है चुनाव आयोग को बड़े सक्रियता के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक मत की कीमत क्या होती है हमसे और आपसे भली भांति कोई नहीं जानता। इसके अलावा जो वोट नहीं दे पाता उसके मन की जो कसक है उसको हम नहीं निकाल सकते। और देखिए वो किस तरीके से एक निराश था, जैसे मान लीजिए वो कुछ खरीदने गया हो और उसको वो ना मिला हो, जबकि देखिए कुछ लोग ऐसे
विपरीत जो चुनाव में क्या करते हैं, छुट्टियां मनाने बाहर निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें वोट ना दें, या हमें लगता है कि व्यर्थ की बात है, या उसके प्रति वो जागरूक या गंभीर नहीं है। लेकिन ऐसे वोटर्स का मुझे लगता है वोट ना डलना ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, और ये बहुत जिसको बोलते तंत्र को कमजोर करने वाली एक जो प्रणाली है उसको भी जो कमजोर करता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को यहाँ पर संजीदा होना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसी चीजों को लेके एक जो स्थिति है उसको मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। राजलक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल कहिए। जी, इसी मौके पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो आगे 2024 की जो इलेक्शन है उसकी तैयारी में सभी वोटर्स ने एक काम करना चाहिए कि अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लेना चाहिए कि है कि नहीं, और कहाँ पर है अपना कहाँ पर दर्ज है। अगर नहीं है तो अभी से जाकर आप कुछ उस पर कुछ आप प्रोसीजर कर सकते हैं। और इसका इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही स्ट्रांगली इसका एक्शन लेना चाहिए कि अगर किसी का नाम ऐसे ही स्ट्राइक कर दिया है तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस पर स्ट्रांगली एक एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन। रत्नाकर जी, आपको लगता है कि आप लोगों को ये बात ज्यादा प्रमुखता से उठाई जानी चाहिए, आप लोग को उठाना चाहिए, आप लोग को चुनाव आयोग को ये खबर भेजनी चाहिए, लिखनी चाहिए, बतानी चाहिए कि जब जहां पे भी चुनाव हो रहा है, जी बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकल के बाहर आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, जिसमें हमने चुनाव आयोग को बहुत सारी घटनाओं का संज्ञान भी कराया है। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह से मैं ये कहूंगा, जरूर से ये स्वायत्त शासित संस्था है, लेकिन जिस प्रकार ये केंद्र सरकार के प्रभाव में काम कर रही है, उसमें प्रश्न उठना जो है लाजमी है। आज जो है चुनाव आयोग को जो इस तरह की स्वतः संज्ञान लेकर के, और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और वीडियो काफी तेजी से वायरल होते हैं, और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वहां पे बैठे हुए हैं, तेलंगाना है चाहे कहीं पे भी चुनाव हो रहा है, तो स्वतः संज्ञान लेकर इस तरह की घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बना रहे और लोकतंत्र मजबूत होने का काम करे। लोकतंत्र मजबूत हो। और बिल्कुल। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? साफ तौर पे रत्नाकर जी तो आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग इतनी गंभीर नहीं है और इसलिए ये घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये सब फालतू बकवास बातें हैं। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है, बाकायदा एक प्रक्रिया है, अखबारों में, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं। 3 महीने पूर्व जब चुनाव आयोग सक्रिय होता है तो फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 के लिए अपील करता है। उसके बाद बाकायदा 15 दिन का समय दिया जाता है कि किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम नहीं है। वो सारे प्रोसीजर के बाद है ना। ये देखिए, ये तो गया वोट देने के लिए, वहां उसका नाम नहीं है। बिल्कुल इसलिए नहीं है क्योंकि जो पार्टी के ऐसे लोग जो सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, रत्नाकर जी सुन लीजिए, मैंने बहुत बारीकी से ये सब चीजें, आप सुन लीजिए। आप जो जवाब दे रहे हैं वो मेरे प्रश्न से इतर है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि चुनाव के दौरान जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो ईवीएम खराब हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। और आप लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। नाम लिस्टिंग एक अलग प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में वो एक अलग प्रक्रिया है जो कई दिनों की प्रक्रिया होती है। तो मैं उसी पे जिक्र कर रहा, उसी पे सवाल पूछा गया रत्नाकर जी, जो सवाल पूछा जाएगा उसी का जवाब दूंगा ना मैं, आपका जवाब देने नहीं बैठा हूँ। आसिफ जी ने जो सवाल मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। आप एक सिरे से मेरी बातों को नकारने की जो काम कर रहे हैं। मैंने आपका नहीं कहा, मैंने आपसे पहले 2 लोगों ने और बोला, मैंने आपकी बात नहीं कही। मैंने जोशी जी की बात को भी रत्नाकर जी आपकी बातें नहीं मैंने कही। दूसरी बात, लेकिन देखिए, ये सवाल इसलिए है, ये बहुत जायज सवाल है और ये इस सवाल पे बहुत संजीदगी बरतने की जरूरत है। देखिए, वो किसका वोटर है क्या नहीं है वो तमाम चीजें, लेकिन वो 5 साल के बाद, जैसा कि साफ तौर पे योगेश सोनी जी ने कहा, मैं उस बात से और अमल कर रहा हूं कि 5 साल के बाद किसी को अधिकार मिला हो और उस अधिकार का इस्तेमाल करने जब वो बूथ पे पहुंचता हो और उसके बाद उसको कह दिया जाता है कि नहीं आपका नाम नहीं है, तो वो पीड़ा जो है, वो जो व्यथा है, वो एक वोटर ने बताई और वो कह रहा है कि सिर्फ उसके साथ नहीं है, कई सारे लोगों के पास है। तो हम भी चाहेंगे कि चुनाव आयोग को इस बात पे संजीदगी से इस पर विचार करना चाहिए और तुरंत प्रमुखता से इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई है। जोशी जी, आप कुछ कह रही हैं, बताइए। जी, मैं कह रही हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह पे जो हमेशा जो
कुछ ना कुछ आरोप लगाती रहती है कांग्रेस, तो फिर वही इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश नहीं में, नहीं राजलक्ष्मी जहाँ जी, उस बात को तो वैसे वो- नहीं लेने की जरूरत है, उस बात को वैसे लेने की जरूरत है कि ये संजीदगी की बात है। देखिए, चुनाव जी, आयोग पर बराबर। आरोप की बात नहीं हो रही है, ये बात इसलिए संजीदगी वाली है। एक बात समझिए, और क्या मसले हैं और क्या कांग्रेस कर रही है, क्या बीजेपी कर रही है, उससे इतर हटके देखिए कि एक वोटर के लिए एक वोट देना कितना जरूरी है, कितना अहम है। और उस वोटर की व्यथा जो आपने सुनी होगी, उसको देखकर ये सवाल मेरे मन में था कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर तो जो संस्थान है वही करेगा। और ये लगातार चर्चा का विषय भी है। आप तमाम लोग जुड़े, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए और तमाम इस पर चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि तेलंगाना का चुनाव 5 बजे तक होना है और इस पर हम देखते भी रहेंगे कि आखिर 5 बजे तक किसको कितना वोट मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि न्यूज इंडिया महा एग्जिट पोल भी दिखाएगा, जो लगातार जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो ने वर्कआउट किया है, और हम वहां से छान के लाएंगे कि आखिर एग्जिट पोल में किसकी धड़कनें बढ़ेंगी और किसकी धड़कनें कम होंगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है।